नारद संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के अगले बजट की और विदेश व्यापार के मोर्चे पर क्या स्थिति है उसके बारे में। ये साल चुनावी साल है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 में देश में आम चुनाव है। और इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार का ये जो 1 फरवरी को जो केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है, ये उसका मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। पूर्ण बजट से मतलब है कि इस बजट में सरकार अपनी तमाम नीतियां, अपनी तमाम योजनाएं जो भी वो करना चाहती है वो पूरी तरह से रख सकती है। लेकिन अगले साल फरवरी में जो बजट पेश करेगी सरकार, वो एक तरह से अंतरिम बजट होगा। उसमें हालांकि बजट तो बजट होता है, बजट में कितना खर्चा होगा, कितना आय होगी, वो सभी चीज़ें होती है, लेकिन उसमें कोई बड़ी प्रमुख घोषणा सरकार नहीं कर सकती है कि कोई कर्जा माफ़ करने जा रही है या कोई और बड़ी कोई योजना की घोषणा। इस तरह की घोषणा अंतरिम बजट में सरकार नहीं कर सकती है, लेकिन पूर्ण बजट में वो हर तरह की घोषणा कर सकती है। तो इस साल से लेकर और अगले साल अप्रैल तक ये एक तरह से चुनाव का साल हो गए। 12-15 महीने जो भी हैं लगातार चुनाव के हैं। और जब चुनाव सामने होते हैं तो कोई भी सरकार अपने नागरिकों के लिए, अपने उद्योगपतियों के लिए, देश के निवासियों के लिए तमाम इस तरह की घोषणाएं करेंगी कि उनको सुविधा हो, उनकी आय बढ़े, उनको प्रोत्साहन मिले। तो इसी सिलसिले में हम एक बार फिर कि अगले बजट में ये जो बजट सरकार पेश करने जा रही है ये महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि इसके बाद अगले साल सरकार को मतलब लगातार राज्यों में चुनाव है और फिर पूरे देश में चुनाव होने हैं लोकसभा के। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर अंत से उद्योगपतियों के साथ, आर्थिक विशेषज्ञों के साथ, किसान संगठनों के साथ और तमाम जितने भी अर्थव्यवस्था से जुड़े, जो भी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो पेशेवर हैं प्रमुख, उनसे लगातार बैठकें की हैं। उन्होंने उनसे बातचीत की है, उनके सुझाव लिए हैं कि भाई कहाँ क्या बदलाव किया जा सकता है जिससे लोगों को भी सुविधा मिले और देश को भी उसका फ़ायदा हो। जैसे कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण। प्रदूषण बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है देशवासियों को। दिल्ली में प्रदूषण की समय समय पर खबर आती रहती है। तो इस प्रदूषण की एक वजह ये भी माना जाता है कि दिल्ली में गाड़ियां बहुत है, वाहन बहुत चलते हैं, उनका कार्बन उत्सर्जन होता है, प्रदूषण फैलता है। तो ये माना गया कि उसकी जगह पर अगर इलेक्ट्रिक वाहन यानी बैटरी से चलने वाले वाहन अगर आ जाएं, वही अगर चले तो कार्बन उत्सर्जन जो है वो उसमें ना के बराबर माना जाता है। तो बैटरी वाहन जो है, जो कार बनाने वाली कंपनियां, वो बैटरी वाहन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। इसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की थी, फेम योजना, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। ये योजना 1 अप्रैल 2015 से शुरू की गई और 2019 तक पहला चरण इसका चला। उसके बाद अप्रैल 2019 से 2022 तक और फिर उसे बढ़ाकर मार्च 2024 तक दूसरा चरण इसमें शुरू किया गया। तो इसमें जो कार बनाने वाली कंपनियां वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बनाएं, इस मामले में उनको जो है रियायतें दी गई, तरह तरह के उनके प्रोत्साहन दिए गए। कहीं टैक्स में छूट दी गई, कहीं कुछ और रियायतें दी गई ताकि वो लोग उसको बनाएं। तो उद्योगों का ये कहना है, उद्योग जगत है, जैसे उद्योगों के जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके अपनी एसोसिएशन है जिनको आप जानते होंगे। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फिक्की जिसको कहते हैं, CII है, PSD चैम्बर हैं। ये सभी लोग बैठकों में जिनके नुमाइंदे बैठक में जाते हैं और अपने अपने सुझाव देते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो फेम 2 सब्सिडी योजना है उसको मार्च 2024 से और आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उद्योग और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित हों और उनको लगे कि हाँ भाई अगले 2-3 साल, 3-4 साल और हमें सुविधा मिलेगी तो इसका उत्पादन हमें बढ़ाना चाहिए। तो फेम 2 योजना को आगे बढ़ाने की बात है। एक सरकार ने PLI स्कीम शुरू की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना। मतलब आप जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों की बिक्री करेंगे, उसमें
आपको सरकार ने नियम कायदे बनाए हैं उसमें पीएलआई, और उसमें विस्तार से जाना पड़ेगा कि पीएलआई स्कीम क्या है। ये स्कीम 2021-22 के बजट में घोषित की थी सरकार ने, और इसका उद्देश्य था कि देश के अंदर तमाम चीज़ों का निर्माण विनिर्माण देश में ही चीज़ें बने, हमें आयात ना करना पड़े, कम आयात करना पड़े, देश के अंदर बने। देश के अंदर बनने का सबसे बड़ा मामला तो एक ही होता है कि आप अपने देश के अंदर बनाएंगे तो रुपए में खरीद फरोख्त होगी, इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ आपको डॉलर चाहिए, जितना ज़्यादा इंपोर्ट उतने ज़्यादा डॉलर चाहिए, डॉलर पे ज़्यादा होनी चाहिए, तो डॉलर की भी बचत होगी। तो इसमें सरकार ने जो पीएलआई स्कीम की थी, शुरू में इसमें 13-14 क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जैसे कि ऑटोमोबाइल, ऑटो कल पुर्जे हो गए, घरेलू पूंजीगत सामान, फ्रिज वगैरह हो गई, दवा उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, खाद्य उत्पाद हो गए, मतलब तमाम जिनमें ज़्यादा ये रोजगार इंसेंटिव यानी रोजगार के जरिए जिनमें ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे उद्योग इसमें पीएलआई स्कीम शुरू की गई। उसमें उनको सहायता देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया। तो इस योजना को अब ये माना जा रहा है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और कुछ नए क्षेत्रों में इसको देखते हुए सरकार कुछ नए क्षेत्रों में, कि नए क्षेत्रों में भी उद्योग, जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो उद्योग लगाए, उनको बढ़ावा मिले, उनको इंसेंटिव प्रोत्साहन दिया जाए, तो कुछ नए क्षेत्र भी इसमें आ सकते हैं। खिलौना उद्योग कहा जा रहा है, साइकिल बनाने का उद्योग है, चप्पल जूते चमड़ा उद्योग है, इसमें भी जो है पीएलआई स्कीम को लागू किया जा सकता है। ये उद्योगों की मांग है, तमाम उद्योग संगठन और जो चैम्बर हैं उन्होंने इस बारे में कहा है। चुनावी वर्ष है, जैसा कि हमने कहा है, नौकरी पेशा वर्ग है, उसका नौकरी पेशा वर्ग की हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमारा तो टैक्स अपने आप कट जाता है, हम अपनी आय को छुपा नहीं सकते हैं, हम कितनी कमाई करते हैं, सरकार जो हमारे दफ्तर होते हैं, कार्यालय होते हैं, वो अपने आप टैक्स काट के सरकार को भेज देते हैं। नौकरी पेशा वर्ग को भी कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार ये माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रियायत दे दे। स्टैंडर्ड डिडक्शन के मामले में दे सकती है, जो ज़्यादा कमाई उच्च आय वर्ग है उसको जो 10% अधिभार उसका रखा गया है उसमें छूट दे सकती है। 15% अधिभार है, 10%, 15% अधिभार देना पड़ता है। सेस भी लगता है, हेल्थ सेस है, एजुकेशन सेस है, यानी जो टैक्स है। हालांकि सरकार ने 5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर इस समय कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर जो है आपको 5% से लेकर और 30% तक का टैक्स लगता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी रखी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सरकार जो नौकरी पेशा वर्ग है इस बजट में उनके लिए भी कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे रियल इस्टेट सेक्टर है, आप तमाम जो फ्लैट बन रहे हैं, आवासीय परियोजनाएं बन रही हैं, उनमें मकान खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उद्योग जगत और रियल इस्टेट के जो संगठन हैं उनकी भी मांग है कि मकान खरीदने के लिए जो आप हाउसिंग लोन लेते हैं, उस हाउसिंग लोन पर जो आप ब्याज देते हैं, 1 साल में जितना ब्याज देते हैं, तो उस ब्याज को आपकी आय में से घटा दिया जाता है। यानी आपको अगर आप टैक्स के दायरे में आ रहे हो तो टैक्स नहीं कटता है, तो टैक्स में उसमें तो 2 लाख रुपए तक, अगर 1 साल में आप 2 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन का ब्याज देते हैं तो उतनी आपको छूट जो है आपकी आय में। तो ये कहा जा रहा है कि भाई उसको 3 लाख कर दिया जाए। अब उसमें अलग चीज़, कई उसमें चीज़ें हैं कि भाई एक घर के लिए या दूसरे घर के लिए या तीसरे घर के लिए, कितने घर के लिए। आप अगर एक घर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, उस पर आपका लोन चल रहा है, आप दूसरा घर भी ले रहे हैं, उस पर भी हाउसिंग लोन लेते हैं, उस पर भी ब्याज देते हैं, तो क्या उसके लिए भी मिलेगा? आप अपने मकानों को निवेश करके रेंट पे दे रहे हैं, कितना कमाई हो रही है उसके हिसाब से कहाँ कितना पे टैक्स लगेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये मांग है उनकी कि उसको 3 लाख रुपए, जो एक घर या 2 घर जितने पे भी सरकार सही ठीक समझती है, 3 लाख रुपए तक का अगर आप हाउसिंग लोन पे ब्याज देते हैं 1 साल में, तो उस पर आय मतलब आपकी कमाई में से उतनी इनकम को कम कर दिया जाए। तो रियल इस्टेट सेक्टर को इससे बढ़ावा मिलेगा, उनके मकान ज़्यादा बिक सकते हैं। जो रियल इस्टेट सेक्टर में निवेश करते हैं कई लोग, उनको जो है इससे बढ़ावा मिलेगा। और सब्सिडी योजना, सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी बोला है कि दिसंबर 2023 तक इस पूरे साल जो राशन प्रणाली में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत जो भी लोग आते हैं उनको राशन फ्री मिलेगी।
ये राशन कहीं ना कहीं इसका लागत तो होगी, कहीं ना कहीं इसका पैसा तो पड़ेगा। सरकार किसानों से खरीदती है गेहूं चावल जो भी ये पैसे देती है, तो वो पूरा पैसा सब्सिडी में जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपए माना जा रहा है। तो फूड सब्सिडी पर सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और फर्टिलाइज़र पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है। पेट्रोलियम सेक्टर में भी कहीं ना कहीं सरकार पर विश्व बाजार के ऊपर निर्भर करता है कि विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम किस स्तर पर रहते हैं। अभी फ़िलहाल सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम जो दैनिक आधार पर बदलते थे उसको रोका हुआ है, फिक्स हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम रुका हुआ है, जहाँ पर है वहीं पर है। गैस के दाम समय समय पर बदलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का बजट में किसान, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार क्या कर सकती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये दे रही है। किसानों के जो फार्म प्रोड्यूसर्स संगठन बनाए हैं कि ताकि किसान अपने सब्जियां हैं, फल हैं, खेती का जो भी उत्पादन है उसको बेच सके, उसके अच्छे दाम, उसकी आय बढ़ सके। उसके लिए भी नई नई योजनाएं सरकार ला रही है। सब्जियों को, फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे सस्ते में कम लागत पर पहुंचाया जाए ताकि वहाँ बाजार में जाकर उनके बिक सके, क्योंकि ये चीज़ें खराब होने वाली चीज़ें हैं। कुछ दिन तक अगर पड़े रह गए तो ख़राब भी हो सकते हैं। उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सके, कोल्ड स्टोरेज है, उसके लिए भी स्कीमें आती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो FMCG सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिनको कहते हैं, जो जल्दी जिनकी खपत होती है, तेल, चावल, तेल, दूध, घी, मक्खन, ये सब FMCG सामान जो भी है, तो उस सेक्टर के लिए भी सरकार कोई ना कोई नई स्कीम पेश कर सकती है ताकि लोगों तक और किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र को उसका लाभ मिले। अब हम बात करते हैं कि निर्यात के मोर्चे पर क्या, क्योंकि निर्यात हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उसकी योगदान रहता है। कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, घरेलू उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का और निर्यात क्षेत्र का, ये तमाम चीज़ें हमारी GDP में बड़ा योगदान करती हैं। निर्यात के मोर्चे पर इस समय जो है थोड़ा चुनौती का माहौल है, क्योंकि विदेशों में महंगाई है, मांग कमज़ोर है, और मांग कमज़ोर होने की वजह से भारत का निर्यात, तो दिसंबर के जो निर्यात आंकड़े हैं वो एक साल पहले दिसंबर के मुकाबले कम हैं। दिसंबर 2022 में देश से 34.48 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि पिछले साल दिसंबर 2021 में 39.27 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, थोड़ा कमी आई है। आयात भी कम हुआ है। पिछले साल जहां दिसंबर में 60 अरब डॉलर का आयात हुआ था, इस साल 58 अरब डॉलर का आयात हुआ है। और अप्रैल से दिसंबर, जो ये वित्त वर्ष चल रहा है 23-24, अप्रैल से दिसंबर की अगर हम बात करें तो 9 महीने में देश से वस्तुओं का 332.76 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। तो 9 महीने का जो निर्यात है वो पिछले साल के 9 महीने से ज़्यादा है, 9.09% ज़्यादा है। पिछले साल 9 महीने में 305 अरब डॉलर का निर्यात होता है, इस साल 332 अरब डॉलर का। तो कुल मिलाकर निर्यात के मोर्चे पर कुछ थोड़ी सुस्ती दिख रही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले जहाँ 2019 से पहले, कोरोना काल से पहले हमारा एक महीने का निर्यात 26 अरब डॉलर, 28 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर के दायरे में रहता था, ये अभी भी 34 अरब डॉलर है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना काल रहा है, कोरोना काल में जो 1.5-2 साल सब गतिविधियां एक तरह से प्रभावित थी, बंद थी, तो वो दबी हुई मांग विदेशों में निकली, तो ज़्यादा मांग आई, ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ, ज़्यादा इंपोर्ट हुआ। अब वो सामान्य स्तर पर आ रहा है, थोड़ा मंदी का भी असर है। जो हमारे वाणिज्य सचिव हैं केंद्र सरकार में, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि विश्व व्यापार संगठन ने 2023 में वैश्विक व्यापार में सिर्फ 1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। मंत्रालय निर्यात प्रोत्साहन के लिए कई देशों वस्तुओं की समीक्षा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर अमल शुरू होने के बाद वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही जनवरी से मार्च, निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। वहीं फियो के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है, जो फियो के अध्यक्ष डॉक्टर ए शक्तिवेल है, वो कहते हैं कि आने वाले महीने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। वैश्विक आर्थिक वृद्धि और भू राजनीतिक स्थिति में तेजी से सुधार अगर नहीं आता है तो चुनौतीपूर्ण, यानी जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई जारी है उसकी वजह से तमाम यूरोपीय देशों में और दूसरे देशों में जो खींचतान है और जो मंदी आ रही है उसकी वजह से, तो ये जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तो ये 2023 चुनौतीपूर्ण है जो समय है। और उन्होंने कहा है कि
जो कई चीज़ों पे रोक लगाई हुई है, गेहूं आटे के निर्यात पर रोक लगाई, चीनी का निर्यात भी जो है वो प्रतिबंधित श्रेणी में है कि कितना करना है, कोटा इशू करती है सरकार, तो इसकी वजह से भी निर्यात पर जो है असर पड़ रहा है हमारा। और उन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि प्रतिस्पर्धी लागत पर कर्ज मिलना चाहिए, निर्यातक जो है उनको प्रतिस्पर्धी, जैसा विदेशों में सस्ता कर्ज मिलता है यहाँ भी सस्ता मिलना चाहिए। और जो ECLGS स्कीम है, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो निकाली गई थी कोरोना काल में छोटे उद्योगों के लिए, कि छोटे उद्योगों का कर्ज था उनके ऊपर, तो बैंक उनको नया कर्ज नहीं दे रहे थे जिसकी वजह से वो कारोबार नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो उसके लिए उनको और कर्ज मिल सके, उनका कारोबार आगे बढ़ सके, तो उनके लिए स्कीम लाई गई थी। तो इस स्कीम को बोला है कि मार्च 2024 से एक साल और आगे इसको विस्तार दिया जाना चाहिए। तो बजट इन सब चीज़ों को देखते हुए कितना लोक लुभावन और कितना आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने वाला, रोजगार बढ़ाने वाला हो सकता है, ये हम आने वाले बजट में देखेंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।